तो फाइनली आज मैं आपके क्लास में आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक महा मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं। वो अगर आप लोग देखना चाहते हैं फ्री में तो प्लेलिस्ट में जल्दी जाकर प्ले स्टोर से जल्दी जाकर मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना ना भूले, क्योंकि मेरे दोस्तों आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया जाएगा हमारा मैराथन क्लास। चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपने हिस्ट्री लेकर रखा है, जियोग्राफी लेकर रखा है, इकोनॉमिक्स है या अदर कोई भी सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट का महा मैराथन क्लास हमारे एप्लीकेशन पे होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। और आज हम लोग जो बात करने वाले बिल्कुल आप लोगों का क्वेश्चन जो हमारा होगा मेरे भाई, ये आप लोगों को फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी और आपका ब्लूप्रिंट क्वेश्चन होगा। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है मेरे दोस्तों जेरॉक्स कॉपी। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जेरॉक्स कॉपी यानी इसी तरह से आपके पैटर्न में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए सर बिना देर के पहला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। ध्यान से देखना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। और इसके बाद में एक सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूं, एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जहां पे 5 मार्क्स में 3 मार्क्स का कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला, निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं की अधिकतम संभावित उत्पादन संयोग को दर्शाया जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था मॉर्निंग में ही मेरे दोस्तों कि पॉजिबिलिटी कर्व बोलते हैं। क्या मेरे भाई? पॉजिबिलिटी कर्व बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में उत्पादन संभावना वक्र। क्या बोलेंगे मेरे सरनियों? उत्पादन संभावना वक्र बोलेंगे। आइए सर बात करता हूं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से, और ये सब क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई ये पहले सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता था, लेकिन जैक बोर्ड जो है ना मेरे दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को टर्न ओवर कर रही है। टर्न ओवर का मतलब सीबीएसई का कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई इसमें घुसा रही है। तो हम लोगों को सारा चीज देखकर ही जाना होगा एग्जाम हॉल में, ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे। क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी मेरे दोस्तों आप लोग जैसे ही व्यष्टि अर्थशास्त्र आए हमें समझ में आ गया सर माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बात कर रही है। कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। देखिए मेरे दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति, एक फॉर्म, एक परिवार के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। देश में, देश मतलब ये सबके लिए है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई। एक फॉर्म, हाँ ये सही है। एक देश में नहीं, एक देश में कैसे हो सकता है भाई? एक देश के अंदर में बहुत सारे लोग रहते हैं, नहीं ये नहीं सही है भाई। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए और ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। मतलब ए और सी कहां पे होगा मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जाता है? तो किस इकाई में हम लोग उपयोगिता को मापते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सर यूटिलस होगा। क्या होगा? यूटिलस होगा। और अगर आपके सामने में यूटिलस ऑप्शन ना रहे उस स्टेज में आपको क्या सही करना है? तो बताएंगे सर रुपया। क्या बताएंगे सर? उस स्टेज में आपको सही करना होगा क्या? रुपया। इस बात को याद रखना है। अगर आपका यूटिलस रहे तो आपको यूटिलस ही सही करना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइए सर, यदि किसी वस्तु की मांग कीमत लोच मान अगर 2 है तो उस वस्तु का मांग होगी। मेरे भाई आप सभी को पता है कि पूर्ण लोचदार किसे कहते हैं, लोचदार किसे कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है पूर्णतः बेलोचदार, बेलोचदार किसे कहते हैं। मैंने आप लोगों को शानदार तरीके से इसके बारे में फाउंडेशन कोर्स क्रैश कोर्स में बताया था भाई। यस या नो? तो बताएंगे सर, आपसे पूछा गया 2। देखिए मेरे भाई, अगर 2 रहे पॉजिटिव में रहे तो आपको लोचदार बताना है। अगर यही 2 अगर -2 में रहता है ना, इसको हम लोग बेलोचदार कहते हैं। यानी मेरे भाई ये हमारा हो गया क्या? इलास्टिसिटी। ओके, ये हमारा हो गया क्या? इलास्टिसिटी। इसका मतलब होता है क्या? ये हमारा पॉजिटिव में है। अगर यही चीज अगर हमारा नेगेटिव में होता है यहाँ पे बेलोचदार लग जाते। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। सॉरी भाई, एक उपभोक्ता का अधिकतम मान एक दिष्टा होता है। इसका मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं का निम्नलिखित बंडलों का किन बंडलों का उदासीकरण होगा? अब आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे भाई, ए बी सी डी, और आपसे पूछा गया किन बंडलों में उदासीन वक्र होगा। और हमें पता होगा कि सर एक्चुअली उदासीन वक्र किसे कहा जाता है, तभी तो मेरे दोस्तों हम लोग सही कर सकते हैं ना, अन्यथा सही नहीं कर सकते। उदासीन वक्र का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है दोस्तों बराबर। याद रखना, बैलेंस का मतलब होता है क्या? बराबर। तो देखते हैं सर कौन कौन ऑप्शन से में बराबर हो रहा है। 3 और 4 7, इसमें 7 बन रही है भाई।
और 6 7 13 बन रहा है, 1 2 3 बन रही है, 5 2 7 बन रहा है। मतलब सर ये ऑप्शन और हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ए और हमारा क्या मैच कर रहा है, डी। तो ए और डी कौन सा ऑप्शन में है सर, सी इज द राइट आंसर। ए और डी कौन सा ऑप्शन में है, हमारा डी इज द राइट आंसर, सॉरी सी हमारा सही तो हो जाएगी। अब क्वेश्चन का लेवल देखिए, ये सब पहले ना मेरे दोस्तों सीबीएसई में ही सिर्फ पूछे जाते थे। अब क्या क्या सीबीएसई के बोर्ड को देखा देखी में मेरे दोस्तों जैक बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछने लगे। क्यों? क्योंकि हमारा सिलेबस क्या है, सीबीएसई बोर्ड का जैक बोर्ड का इकोनॉमिक्स में सिलेबस सेम होती है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से पूरक वस्तु का एक उदाहरण है, और यह क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगी। आज अब क्वेश्चन आते हैं सर कि आखिर पूरक वस्तु किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसे कहते हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं, मतलब नहीं चल सकता है। जैसे मेरे दोस्तों लड़का लड़की के बिना बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, ये हमारा पूरक वस्तु हो गया। लड़का क्या हो गया मेरे भाई, पूरक वस्तु। लड़की क्या हो गया, पूरक वस्तु। यानी लड़का लड़की के बिना बच्चा जनरेशन हो ही नहीं सकता है, मतलब बच्चा का पैदाइश हो ही नहीं सकता है। ठीक इसी तरह से कलम चल ही नहीं सकता जब तक इसके अंदर में रिफिल ना हो। कार तब तक चल नहीं पाएगी जब तक पेट्रोल ना हो। यस या नो भाई, सही बोल रहा हूं ना भाई। तो जब एक दूसरे के बिना जब नहीं चल पाते हैं ना, तो ऐसे वस्तु को हम लोग बोलते हैं पूरक वस्तु। मतलब बोल सकता हूं सर हमारा याद रखना है कलम। अगर मेरे पास जेब में कलम नहीं रहे ना, फिर भी मैं जूता पहन के आगे बढ़ सकता हूं। अगर हम रसगुल्ला नहीं भी खाएंगे ना, तो गुलाब जामुन खाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों आप बिना सिहाई का कलम चला नहीं सकते। जब एक दूसरे के बिना नहीं चल पाएंगे तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी हमारा पूरक वस्तु कहलाता है। ओके चलिए सर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर अगला पॉइंट पे कि सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है। यहाँ पे उत्पादन नहीं है, थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पे औसत उत्पाद है, इस चीज को भी ख्याल रखना। इसे औसत उत्पाद है भाई। तो बताएंगे सर जब भी औसत उत्पाद के बारे में बात करें तो बताएंगे सर यू आकार की तरह होता है। क्या मेरे भाई, यू आकार की तरह होता है, सॉरी हमारा उल्टा यू आकार की तरह होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, उल्टा यू आकार की तरह होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दुगुना वृद्धि कर दी जाए तो उत्पादन में वृद्धि होगी। अगर हम उत्पादन के साधनों में दोगुना वृद्धि करते हैं, अगर हम मान के चलिए उत्पादन साधन के मान में अगर दोगुना वृद्धि करते हैं तो ये भी हमारा 2 ही गुना होगा। कितना गुना होगा मेरे दोस्त, 2 ही गुना हो जाएगा। अगला है सर, निम्नलिखित चित्र में ओ ए बी सी यानी ओ ए बी सी क्या दर्शाता है। आपसे पूछा गया ये जो हमारा आयत है, ये आयत एक्चुअली हमारा क्या दर्शाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर कुल स्थिर लागत यानी TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट, याद रखना TFC बोल सकता हूं सर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। फर्मों की संख्या, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या विशेषता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है। मतलब बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, एक पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म के संतुलन की शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है। अब आपसे पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या क्या शर्त होती है। तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि सर मार्जिनल रेवेन्यू, पिछला वीडियो में ही बताया था, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू होता है भाई। यानी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। और अगला वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जस्ट लेकर आ रहा हूं भाई, तुरंत मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूं। एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत अगर 10% वृद्धि कर दी जाए, कितना परसेंट मेरे दोस्त, 10% वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति मात्रा 15% बढ़ जाती है। क्या होता है मेरे दोस्तों, 15% बढ़ जाती है। अच्छा, इसमें भी हमारा वृद्धि दिया है, इसमें भी हमारा वृद्धि दिया है। और जब भी हमारा वृद्धि होती है तो पॉजिटिव में आता है। अब पॉजिटिव में आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोचेदार। अभी मैंने जस्ट बताया, जब भी पॉजिटिव में आएगी तो हम लोग लोचेदार कहेंगे। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित कथन और कारणों के संबंध का विकल्प का सही बताना है। 2 स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। पहला स्टेटमेंट में किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म का प्रतिवक्र बाईं से सरक जाती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है। अब ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, किस प्रकार है। तो बताएंगे सर, याद रखना है कि ए और बी हमारा सही है तथा आर इसका सही व्याख्या है। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा
सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ना, मैं फिर से कह रहा हूं, पहले हमारा सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में ही पूछे जाते थे, लेकिन आज हमारा जैक बोर्ड पागल बोर्ड बन चुकी है भाई, है ना। पढ़ाई के नाम पे तो स्कूल में कुछ होता नहीं है और क्वेश्चन इतना टफ पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स क्या टीचर्स को भी समझ में नहीं आती है। चलिए सर, बात करता अगला, किसी वस्तु की मांग वक्र में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान के चलिए कोई भी वस्तु की मांग वक्र में वृद्धि होती है ना, मांग में वृद्धि हो जाती है। मान के चलिए पहले लोग 10 किलो हम चावल बेचते थे, अब मेरे दुकान में 50 किलो चावल का बिक्री हो रहा है। तो जैसे हमारे मांग बढ़ेगी ना, वो आपसे पूछ रहा है कि संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताएंगे सर संतुलन कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी। क्या हो गया मेरे भाई, वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, बाजार में मांग आधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है। आपसे पूछा गया कि बाजार में जो मांग आधिक्य है इसकी स्थिति कब उत्पन्न होती है। जब डिमांड ज्यादा होता है हमारा सप्लाई से, जब डिमांड हमारा ज्यादा होगा सप्लाई से। किससे मेरे भाई, जब डिमांड हमारा ज्यादा होगा सप्लाई से। फिर से सुनिए, जब डिमांड हमारा ज्यादा होगा सप्लाई से, तब हमारा होता है अधिक की स्थिति की, बाजार में अधिक की स्थिति की उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपसे पूछा गया पूंजीवादी किसे कहते हैं मेरे भाई, जो पूंजी का मालिक वो खुद होते हैं, किसी और नहीं। मान के चलिए अमेरिका क्या है, पूंजीवादी देश है। क्या है, पूंजीवादी देश है। और ये पूंजीवादी देश का मतलब ये होता है कि अगर हम फैक्ट्री खोल रहे हैं तो इसका मालिक मैं खुद हूं, इसका मैं सरकार को मुझे कोई टैक्स वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। और साम्यवादी का मतलब होता है कि मेरे दोस्तों आप सबके लिए, है ना, सबके लिए, जो हमारा रूस ने अपनाया है साम्यवादी। लेकिन ये हमारा जो पूंजीवादी है यह आखिर अपनाया किसने मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर ये अपनाया हमारा अमेरिका ने। तो बताएंगे सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, निजी का मतलब अपना। मैं मान के चलिए मुढ़ी खरीद के लाया हूं, ये मुढ़ी मेरा ही है, किसी और का नहीं। ये मुढ़ी का मालिक मैं खुद हूं, लेकिन मैं अगर यही चीज को मैं लेकर चलूं आपका साम्यवादी देश में, तो मुढ़ी खरीद के मैं लाया हूं, लेकिन खाएगा सब कोई। ठीक है, चलिए सर, इसीलिए आज अमेरिका आगे है भाई। ठीक है ना, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में, मान के चलिए हमारे देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार का संकलन है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है। 2 लाख व्यक्ति, मान के चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन का देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 लाख व्यक्ति है भाई, याद रखना कितना, 2 लाख व्यक्ति ऐसा है जो काम करने के इच्छुक है। मान के चलिए ऐसा है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि 10,000 व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक है। 2 लाख हमारे देश में व्यक्ति है, 10,000 काम करना चाह रहा है। ठीक है भाई, कितना भाई, 10,000 काम करना चाह रहा है। तो उनके काम नहीं मिल पा रहा है। 10 व्यक्ति काम करना चाह रहा है, 10,000 व्यक्ति काम करना तो चाह रहे हैं पर उसको काम नहीं मिल रहा है। तो देश में बेरोजगार की स्थिति का दर बताए। देश में बेरोजगार की स्थिति क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों टोटल जनसंख्या कितना था मेरे भाई, तो बताएंगे सर 2 लाख। ओके सर, कितना व्यक्ति काम करने का इच्छुक है, नहीं है, मतलब काम करना चाह रहे हैं पर काम नहीं मिल रहा है, 10,000 व्यक्ति। ओके सर, शानदार तरीके से लिख दिया। परसेंटेज पूछेगी, कितना से गुना करेंगे, 100 से। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 4 को 0 कैंसिल, कटा मेरे भाई, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10। मतलब मैं बोल सकता हूं सर 5% ऐसे लोग हैं हमारे पूरे देश में जो काम करना तो चाह रहे हैं पर काम उनको नहीं मिल रहा है। इस तरह से एग्जाम में मेरे दोस्तों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आंसर को क्लिक करना होगा। आखिर देखिए कैसे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल का लेवल देखिए, आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, इस चीज को ख्याल रखना है। ठीक है ना, चलिए सर, मुझे उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। जब भी कुछ भी पूछा जाएगा, किसी भी चीज का परसेंटेज पूछा जाएगा ना, तो कुल को हमेशा ऊपर में, सॉरी नीचे में रखना, और जो चीज के बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर रख देना है। परसेंटेज पूछेगा 100 से मल्टीपल कर देना, बस इतना याद रखना है। अगला प्रश्न पाते हैं सर, अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय। यह क्वेश्चन अभी आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम हुई थी, है ना भाई, प्री बोर्ड के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछ लिया। बताइए कि निवेश शब्द जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, तो बताएंगे सर पूंजीगत वस्तु की स्टॉक में वृद्धि। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, आय के चक्री प्रवाह के 2 क्षेत्र मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, आय के चक्री प्रवाह के 2 क्षेत्र मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस देश में होता है। प्रवाह का मतलब होता है जैसे नदी में पानी बहती है ना, इसी तरह से हमारा प्रवाह होती है, जिससे हम लोग फूलों को गलते हैं भाई। ठीक है, तो बताएंगे सर परिवार से फर्मों की ओर, परिवार से फर्मों की ओर, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन, हम सभी को पता है कि अभी झारखंड सरकार ने सारा पेंशन को बंद कर दिया। मैया सम्मान योजना में इतना पैसा दिए, इतना हमारे सरकार मेरे दोस्तों नेगेटिव में चले गए, नेगेटिव का मतलब माइनस में चले गए कि वो क्या किए, जो वृद्धा पेंशन है जो हमारा बुजुर्ग व्यक्तियों को मिलता था मेरे दोस्तों, जो विधवा पेंशन थी उसको भी बंद कर दिया। पैसा रहेगी तब ही तो देंगे ना। मैया सम्मान योजना के समय नोट दिखा करके लोगों से वोट ले लिया है भाई, है ना। खैर मुद्दे पे बात करते हैं। सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का भाग होती है। जो सरकार वृद्धा पेंशन देती है उसकी समुच्चय के मतलब हमारा राशि होती है मेरे भाई, तो बताएंगे सर वो हमारा पर्सनल इनकम होता है। क्या मेरे भाई, वो हमारा पर्सनल इनकम होता है। जैसे मुझे वृद्धा पेंशन 2000 मिल गया है तो ये हमारा पर्सनल इनकम हो गया, या किसी का नहीं है भाई, ठीक ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है। विनिमय का मतलब होता है क्या मेरे दोस्तों, लेन देन। क्या विनिमय का मतलब होता है क्या मेरे शेर, लेन देन। मैं फिर से कह रहा हूं, विनिमय का मतलब होता है क्या, लेन देन। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, यस या नो। तो विनिमय का सबसे अच्छा जो माध्यम होते हैं ना वो पैसा। पैसा है तो मेरे दोस्तों मैं मूढ़ी भी खरीद के लाऊंगा, मिक्सचर भी खरीद के लाऊंगा, पूरे मजे से खाऊंगा। यानी मेरे भाई अगर मैं पैसा से कुछ भी खरीद सकता हूं, ये हमारा होता है सबसे पहला माध्यम मुद्रा का, यानी विनिमय का माध्यम। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव पड़ता है। हम सभी को पता है मेरे दोस्तों। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, रेपो रेट किससे कहते हैं, रेपो दर। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन होती है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा मुद्रा की नकदी मांग में कमी। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। देख रहे हैं ना मेरे भाई कैसे क्वेश्चन आ रही है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्पों का चयन करना है। आपको चयन करना है सही विकल्प में। बैंक दर में कमी, हाँ भाई ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रतिभूतियों की बिक्री, नहीं ये गलत है। कोष अनुपात में कमी, हाँ भाई ये सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन का लेवल जांच कीजिए कि आखिर किस प्रकार से पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस कर का कागजी कर कहा जाता है। अच्छा कागजी कर का मतलब समझ में आ रहा है, कागज का टैक्स कहा जाता है। तो कागज का टैक्स किसको बोलते हैं भाई, संपत्ति को, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं। पैसा को हम लोग बोलते हैं भाई, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर, एक बार मैं बता दूं, मैंने आप लोगों को कल सब्जेक्टिव में कर किसे कहते हैं, कर कितने प्रकार के होते हैं, अंतर स्पष्ट करें, मैंने आप लोगों को बता दिया, 5 मार्क्स का आएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषता है, यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी। बाजार किसे कहते हैं, यह भी क्वेश्चन आएगी। इसके बाद बजट किसे कहते हैं, बजट के कितने प्रकार है, व्याख्या करें। यह भी मैंने आप लोगों को शानदार तरीके से समझाया। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे 5-5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को, तो मेरे दोस्तों आप जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए, अच्छी तरह से सारा क्वेश्चन को देखिए, समझिए, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगी। इतना सुंदर तरीके से मैंने बताया है भाई। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स। आपसे पूछा गया यहाँ पे 25 में कि डायरेक्ट टैक्स कौन है, तो डायरेक्ट टैक्स मेरे भाई निगम टैक्स है, क्या कॉर्पोरेशन टैक्स है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा। अब देखिए मेरे भाई, कोई व्यक्ति है दुनिया में, उसका आय में परिवर्तन हो गया, पहले 10,000 था 20,000 हो गया, पहले 10,000 था 5,000 हो गया, उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है, लेकिन फिर भी मजे से वो 10 किलो, 10,000 था तब भी 10 किलो आलू खरीद रहा है, सैलरी 20,000 हो गया फिर भी 10 किलो आलू खरीद रहा है, सैलरी अगर मान के चलिए घट भी गया है ना 5,000 हो गई, तब भी वो 10 किलो आलू खरीद रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो होती है एमपीसी के मान, हमारा जो एमपीसी का मान है, इस पर क्या असर पड़ेगा ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बताएंगे सर 1 से अधिक होगा, सॉरी 0 हो जाएगा, उस स्थिति में क्या हो गया 0 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। फिर से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन, 27 में पूछा गया है कौन समग्र मांग का घटक नहीं है। तो बताएंगे सर वित्तीय से परिसंपत्ति का व्यय, यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर कि कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्ता निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है। क्वेश्चन का लेवल देखिए मेरे दोस्तों, इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज ही अजीब होता है, इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज भी अजीब होती है भाई। तो बताएंगे सर हमारा गुणांक, और गुणांक का दो फॉर्मूला याद रखिएगा, k = 1/MPS, और एक होता है सर हमारा k = 1 -
MPC याद रखना है। ये दो फॉर्मूला को अपने तिजोरी में बंद कर लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाएगा। विदेशी विनिमय दर क्या है? विदेश के साथ जो हम लोग लेन देन करते हैं वो दर क्या है? तो बताएंगे सर वो होगा हमारा देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा से में कीमत। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन है ना भाई, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अमेरिका का सामान भारत में बिक रहा है, भारत का सामान चीन में बिक रही है, ये हमारा क्या है? विदेशों का लेन देन हो रही है, तो इसमें हमारा व्यापार संतुलन होता है। क्या होती है मेरे भाई? व्यापार संतुलन होती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग महा मैराथन क्लास देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से जल्दी से आप लोग डाउनलोड करके हमारे महा मैराथन क्लास में जुड़ सकते हैं। आपका इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, महा मैराथन क्लास में मेरे दोस्तों हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं और ज्वाइन करने की कोशिश करें। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।